नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर अमित प्रधान नाम के बीजेपी संगठन से जुड़े नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान वहां पर हंगामा हुआ और प्रदर्शन भी किया गया। किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिए। काले झंडे भी दिखाए गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकलवा दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी तादाद में गाजियाबाद एसएसपी के दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। राकेश जी, बीजेपी के लोगों का कहना है कि किसान हिंसा कर रहे थे और 20 लोग उनके घायल हुए हैं। उनकी कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। वे स्टेज के पास मार रहे, डले पत्थर मार रहे, तो उनकी नियत यही होगी कि हम अपने आप चोट मार के और किसानों के ऊपर लगाएं। यही मकसद होगा उनका। स्टेज के पास ही आन के 2 घंटे से 3 घंटे से हंगामा करेंगे। नहीं, लेकिन राकेश जी, जो वीडियो आया है उसमें ये दिख रहा है कि वो लोग इस रूट पर थे, गाजीपुर रूट पर थे और यूपी गेट के पास में उनके काफिले को रोककर उनका स्वागत कर रहे थे कुछ कार्यकर्ता। अमित वाल्मीकि थे जो कि नए जो है वो प्रदेश मंत्री बने। उनका ये आरोप है, चूंकि आप जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आपकी ये साजिश है उनके ऊपर हमला करवाने की। उन्होंने तो किसी की जानकारी है नहीं कि कौन आ रहा वहाँ से, कोई अध्यक्ष बनकर आ रहा। हम इतनी डिटेल रखते हैं हम किसी की? हम उनकी आइडेंटिटी करते फिर कि कौन आ रहा है इस रोड से। इस रोड पर तो एक दिन में लाखों गाड़ियाँ गुजरती है। वो तो ये कह रहे हैं कि दलित हैं, तो दलित होने की वजह से उनके ऊपर में हमला करवाया गया आपके जरिए। हाँ, और बहाना नहीं मिले तो बीजेपी वालों को दलित वाला बहाना मिल जाए। हम किसी की जानकारी रखते हैं कि कौन दलित है और कौन इस रोड से आ रहा। बीजेपी के लोग झंडा लगा के मंच के पास में हंगामा कर रहे थे। अच्छा। उकसा रहे लोगों को, डले पत्थर फेंक रहे, लाठी डंडे ले रहे, काले झंडे अपने हाथ वो ले रहे गाड़ियों में। काले झंडे तो किसानों खुश है कुछ उनसे, किसान भी ले रहे होंगे उनसे भी खुश है। अच्छा, हाँ, तो अमित कहीं के लिए आ रहे वे, यहाँ पे क्या लेना है? 2 घंटे से वे कहीं के लिए खड़े। नहीं, ये तो एक रोड है, चलती रोड है, तो चलती रोड पर 2 घंटे चलती रोड पर खड़ा रहता है कोई। जब किसी की इंटेंशन ये होगी कि मुझे यहाँ पे जो किसान मोर्चा है इसके मंच पे जाके हंगामा करना, बदतमीजी करनी, मुझे किसानों के साथ में न्यूसेंस करनी, तो इसीलिए खड़े होंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो बुलंदशहर के अमित वाल्मीकि हैं, उनको आप जानते हैं कि नहीं? मैं नहीं जानता। उनको आप नहीं जानते हैं? अच्छा, पुलिस को कोई शिकायत आपने की है? देंगे, अब शिकायत देंगे पुलिस को। क्या शिकायत देंगे? शिकायत देंगे कि बीजेपी के कुछ लोग झंडा लगा के, हाँ। कौन है उसकी जांच करो, यहाँ पे बदतमीजी करके गए, मारपीट करके गए, ये देंगे। अच्छा, जो वीडियो में आपके कुछ लोग वहाँ पर दिख रहे हैं, उनकी भी आप लोग ट्रेस करेंगे कि आखिर बिल्कुल करेंगे, उनका भी करेंगे कि क्या लेन वे गए, वे क्या लेन आ रहे, 2 घंटे से कौन क्या कर रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलनकारी किसानों से कहा है कि अपनी हद पार न करें। कानून हाथ में लेने पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जो सीमा से आगे बढ़े तुमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, कहीं भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। और फरीदाबाद के खोड़ी गांव में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। खोड़ी में आज महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जो अवैध घर बने हैं उन्हें गिराने के आदेश दिए हैं और इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई थी। लेकिन इस दौरान यहां पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज किया है।
फरीदाबाद के खोरी गांव का आखिरकार क्या होगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को 6 हफ्ते के अंदर इस गांव को तोड़ने का आदेश दिया था। इस गांव में 10,000 परिवार रहते हैं, जिनमें करीब 1 लाख की आबादी है और चूंकि ये पूरा गांव अरावली की पहाड़ियों पर बना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे गांव को अवैध ठहराया था और ये कहा था कि फरीदाबाद पुलिस 6 हफ्ते के अंदर इस गांव के जो मकान है उनको तोड़कर गांव खाली कराए। तो उसी को देखते हुए गांव में आज जो अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें गांव के लोगों को कैसे बसाया जाए, उनका क्या आगे होगा, इसको लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आने वाले थे, ऐसा कहा गया था। और इसीलिए यहाँ पर गांव के आसपास आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। ये महापंचायत होनी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी जो पुलिस बल तैनात है वो यहाँ पर कह रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, लोगों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। आप देखें कि अंबेडकर पार्क के अंदर भी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है और जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये महापंचायत किसने बुलाई थी, क्यों बुलाई थी? ये महापंचायत किसने बुलाई थी? ये महापंचायत गांव वालों ने बुलाई थी। अच्छा जी, किस लिए हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से धूप में गर्मी में पानी ला रहे हैं बहुत दूर से। गर्भवती महिलाएं अपने सिर पर रखकर पानी ला रही हैं काफी दूर से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। घर जो है इस वक्त तंदूर के जैसा हो रहा है, भपका हुआ है। ये कह रहे घर में जाओ, घर में जाएगा, घर में सुकून नहीं है। काम पर जा रहे हैं, वहाँ सुकून नहीं है। घर तोड़ने के आदेश दे दिए गए। हमें आप ये बताएं इस कोरोना काल में हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, अभी भी आने वाली 5 तारीख तक अभी भी फरीदाबाद के अंदर लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन है तो ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पुलिस वाले रोज आ रहे हैं, दहशत हमारे दिल में बैठा रहे हैं। खाना पीना सब हराम है इस वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल सैफी है। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? हमारा समीना खातून नाम है। क्या बताइए, क्या परेशानी है? यहाँ घर से बाहर कर रहे हैं, खाली करो, टूटेगा टूटेगा। न पानी है न बिजली है। छोटा छोटा बच्चा लेके कमरा किराया खोजेला जाता है तो किराया में मना कर देता है कि किराया भी नहीं है। अब बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के आए, झोपड़ी झुग्गी जो भी बनाया मगर घर से बगैर करेगा तो कहाँ से जिएगा, कैसे जिएगा? अभी बोली आवाज नहीं कर रहा, पानी बिजली के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 12-18 बच्चे हैं। 6 बहन का बच्चे हैं, 6 हमारा बच्चे हैं। और सबको छोटे छोटे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो गांव की बिजली है वो काट दी गई है और पानी का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन सभी मकानों को खाली करा के इनको तोड़ना है। तो कुल मिलाकर गाँव के लोग परेशान है कि आखिर उनके गाँव का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो लोग। और इसी के चलते यहाँ पर एक तनाव बना हुआ है, लोग परेशान हैं और पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, जो कि कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकती है। फरीदाबाद से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। ये तब से हलचल चल रही है जब से नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से होने वाली है और सिद्धू की पंजाब सरकार के कैप्टन से नहीं बन रही। यहाँ पे चुनाव नजदीक हैं, इसलिए ये जो है गड़बड़ कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। प्रियंका गांधी से आखिरकार आज उनकी मुलाकात हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से मिले हैं, उसके बाद ये तस्वीर भी ट्वीट की गई है। इस मुलाकात को लेकर काफी अटकलें थीं। कल राहुल गांधी से पूछा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू से कोई मीटिंग होनी है, तो राहुल गांधी ने कहा था ना आज हुई है ना कल है, और अभी भी इस पर चर्चा है कि राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं हुई है। बहरहाल प्रियंका गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू मिले हैं और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने सिद्धू को अनियंत्रित मिसाइल कहा था। सिद्धू ने आज ट्वीट करके कहा कि आपके भ्रष्ट कारोबार को तबाह करने के लिए नियंत्रित और सटीक निशाना है पंजाब के खंडहर पर बना आपका सुख विलास। जब तक पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए एक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में बदल नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अब आपको सुनाते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को लेकर क्या कहा था। यार नवजोत सिंह सिद्धू
ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5-6-10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ले जा सके, पंजाब की डेवलपमेंट सोच सके। कोरोना के कारण जिन लोगों की जान गई है, ऐसे लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार इनको मुआवजा दे। और हालांकि मुआवजे की रकम कितनी होगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ दिया है। गाइडलाइन तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA को 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार करने को कहा गया है। पहले केंद्र सरकार ने मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी। इसके अलावा कोर्ट ने ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस से हुई मौत के मामलों में भी परिजनों को मुआवजा के मामले में भी नोटिस जारी कर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। याचिका में इन बीमारियों की मुख्य वजह भी कोरोना बताई गई है। न्यायालय ने आज हमारी एक जनहित याचिका पर सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन हर उस व्यक्ति, हर उस फैमिली मेंबर को दे जिसको कि जिनका कि कोई मेंबर कोविड के कारण जिनकी डेथ हो गई थी। हमारी ये दलील थी कि सरकार का इस तरीके से एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को मना करना टोटली इलीगल है, कानून के अंतर्गत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और ये सरकार की मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी है। इसी चीज को हमने हाईलाइट करा था, जिस पर क्या सरकार आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपना निर्णय दिया है और सरकार को कहा है कि 6 वीक के अंदर अंदर अपना एक पॉलिसी लाई जाए और एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का एक मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बिहार की नीतीश सरकार कोरोना से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। इस साल करीब 9,500 से अधिक परिवारों को ये राशि दी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि 4,000 लोगों को ये मुआवजा दिया जा चुका है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। पिछले ही साल से जिन लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उन लोगों को हम लोग सहयोग राशि देते हैं। अभी तक लगभग 9,579 लोगों की दुखद मृत्यु इस कोरोना के कारण हुआ है और उसमें से लगभग 350 लोगों को वह राशि भेजी जा चुकी है। पूर्व में यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाती थी। उसके बाद यह निर्णय हुआ कि अब जो राशि उन परिवारों को दी जाएगी जिनके परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है, उन लोगों को राशि आपदा के माध्यम से मिलेगा और आपदा विभाग स्वास्थ्य विभाग को पैसा देगा और वह पैसा फिर उन परिवारों तक जाएगा। और जो आपदा के तहत राशि राज्य सरकार के पास है, उसी राशि में से यह राशि हम उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टीकाकरण ज्यादातर जगहों पर बंद है और कई लोगों का स्लॉट बुक हो चुका है। इसके बावजूद उन्हें टीका नहीं लग पा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण की वजह से आज कोविड टीकाकरण बंद किया गया है, लेकिन कल भी 135 में से 115 टीकाकरण केंद्र बंद रहे थे। कोविड टीकाकरण केंद्र से ज्यादा जानकारी देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से। मैं इस वक्त गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हूं और यहां पर जो कोविड का टीकाकरण केंद्र है, ये रोज यहां पर तकरीबन 300 से 500 जो टीके हैं वो यहां पर लगते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये जो टीकाकरण का केंद्र है यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। और आज जब सुबह डॉक्टर यहां पर आए तब पता चला कि टीका ही नहीं आया हुआ है, तो इसके वजह से वैक्सीनेशन का काम जो है वो यहाँ पर बंद करना पड़ा है। जो यहाँ पर लोग रोज़ाना काम करते हैं और जो व्यवस्था को संभालते हैं, बाबा आज कोई वैक्सीन नहीं आई? नहीं, आज कोई वैक्सीन नहीं आई, ना लगी है, कल लगी थी। हम रैंडमली आए थे तो पता लगा कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं है और यहाँ पे जो लग रही है कोवैक्सीन लग रही थी और हमें कोविशील्ड चाहिए। तो इंटरनेट पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि जो बता दे कि तो कोविन प्लेटफॉर्म पर नहीं स्लॉट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, 45+ का नहीं मिल रहा और उससे ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि हम कहाँ जाएं ये वैक्सीन लगवाने के लिए, किस सेंटर पे जाएं। तो यहाँ पर एक वॉक इन है, यानी यहाँ पर कोई आता था तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता था और उसके बाद में उसको टीकाकरण उसका होता था। ये दीपक हैं, दीपक का केस बिल्कुल अलग है। इन्होंने अपनी माताजी के लिए स्लॉट बुक करवाया था मेरठ में। ये इनके पास डॉक्यूमेंट है कि कब स्लॉट बुक करवाया था इन्होंने। 29 अप्रैल को स्लॉट बुक करवाया था और इसके बाद इनके माताजी की तबीयत ख़राब हो गई तो ये उस स्लॉट बुकिंग वाले दिन गए नहीं। तो उसके बाद दीपक जी क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और मेरी मदर क्योंकि गाजियाबाद में ना हो करके मेरठ में थी सिस्टर के यहाँ, तो मैंने सोचा वहीं का बुक करा देता हूँ तो वहीं पर ही लग जाएगा। लेकिन मदर मेरी नहीं गई क्योंकि उन्हें किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी तबीयत ख़राब चल रही है, आपको इंजेक्शन लेना ठीक नहीं होगा। तो मदर नहीं गई। लेकिन शाम को ही, जिस दिन का मेरा अपॉइंटमेंट था, शाम को पहले आता है मुझे मैसेज का, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैसेज आने के बाद मुझे एक मैसेज और आता है कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो वैक्सीनेटेड का मैसेज आया हुआ है। हाँ, तो अच्छा, जबकि आपकी माता ने लगवाया नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन का मुझे मैसेज आ गया है। अच्छा। तो मैं इस चीज के लिए बहुत दुखी और परेशान हूँ कि जब टीका लगा ही नहीं तो ये सर्टिफिकेट इश्यू क्यों हुए? लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं है, लेकिन वैक्सीनेट होने का जो संदेश है वो उनके पास में आया है। कुछ और लोगों से हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में टीकाकरण केंद्र की ये हालत है कि तमाम सारे जो टीकाकरण केंद्र हैं वो बंद पड़े हुए हैं और लोग हैरान परेशान इस तरीके से टीका लगवाने के लिए घूम रहे हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। वैक्सीन को लेकर लोगों में डर लगातार कम हो रहा है। वैक्सीन लेने वालों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन कब लगेगी, क्योंकि उनके साथ एक साथ 2 जिंदगियां जुड़ी रहती है। ऐसे में उन्हें भी कोरोना से प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी वैक्सीन लगा सकती है। वैक्सीन को लेकर आपके जो भी डर हैं उन्हें दूर करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर पूनम यादव, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, JP अस्पताल नोएडा से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब, बहुत राहत की खबर आई है अब की गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन उनमें ये डर भी है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन के चलते बच्चे पे कोई असर ना पड़े। तो आप बताएं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है अब प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए? बिल्कुल अदिति जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं सबको ये रिएश्योर करना चाहती हूँ और हम गायनेकोलॉजिस्ट तो पहले से ही कह रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को भी ये वैक्सीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ की जिंदगी और उसके बच्चे की जिंदगी दोनों को ही बचाना है। और जिस तरह से हम इस पेंडेमिक में देख रहे हैं कि जो बाकी
महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं है, उनकी तुलना में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये बीमारी बहुत सीवियर रूप में ये उनको ले रही है अपनी जकड़ में। 70 से 80% उनपे ज्यादा सीवियरिटी है, उनका आईसीयू एडमिशन ज्यादा है, उनकी मरने की संख्या ज्यादा है और जल्दी से प्री मैच्योर डिलीवरीज वगैरह होने का खतरा भी ज्यादा है। तो जहां तक हम देखें कि इस वैक्सीन के फायदे ही ज्यादा है और वैक्सीन हम पहले भी लगाते रहे हैं गर्भवती महिला। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो क्या उस बात से कोई फर्क पड़ता है वैक्सीन लेने को लेकर? हाँ, देखिए इस बार भी इसके बारे में कई भ्रांतियां थी, लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन कोई लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है, इसमें कोवैक्सीन में हम किल्ड वायरस को यूज कर रहे हैं और जो दूसरी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें हम एडिनो वायरस जो सर्दी जुकाम का वायरस है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और उसकी इम्यूनिटी का वो उसको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन कोई इन्फेक्शन उससे नहीं होता। इसलिए हम काफी आश्वस्त हैं, बहुत आश्वस्त हैं कि ये कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज या बच्चे में कोई इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी आशंका हमें नहीं है। इसलिए निशंक होके हम इसे यूज करें क्योंकि ये हमारी और हमारे बच्चों की जान बचाने वाली वैक्सीन है। जी डॉक्टर साहब, सरकार ने भी इसके लिए शुक्रवार से इसको अनुमति दे दी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने भी इस दौरान कई मरीजों को हैंडल किया होगा, तो जो गर्भवती महिलाएं जिन्हें कोरोना हुआ, बताया ऐसा जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले सिम्टम नहीं हुए, माइल्ड सिम्टम हुए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने भी इसी तरह के मरीज देखे, ज्यादा दिक्कतें नहीं आई गर्भवती महिलाओं को? देखिए जो भी डेटा हमारे पास, मैंने जो देखे और जितना डेटा हमारे पास है वो सारा डेटा हमें ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी में जब कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नॉन प्रेग्नेंट की तुलना में देखा जाए तो बहुत गंभीर हो रहा है। उसमें वो ज्यादा बीमार पड़ रही हैं, उसमें उनको आईसीयू की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उसमें उनको सीवियर डिजीज होने की ज्यादा संभावना है, इवन मौत का खतरा भी बढ़ रहा है। तो जब इतना खतरा है तो वैक्सीन लेने में ही समझदारी है। बिल्कुल। और वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं। बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं जानना चाह रही थी और आपने कह ही दिया कि कोई ऐसे दुष्प्रभाव नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोरोना हो गया, क्योंकि अब तो 3 महीने का गैप फॉलो करना है, तो क्या आप सलाह देंगे कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हुआ हो, क्या वो अब डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लें या अगर 3 महीने का गैप पूरा हो गया हो तब वो ले सकती हैं? 3 महीने का गैप पूरा हो गया तो वो ले सकती हैं, डिलीवरी के बाद भी ले सकती हैं, लेकिन 3 महीने का गैप पूरा होने के बाद वैक्सीन ले सकती है। जो आम लोगों के लिए जो उसकी राय है वही गर्भवती महिलाओं के लिए भी वही है कि 3 महीने का गैप रखें, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी तो डेवलप हो ही जाती है इन्फेक्शन के बाद, इसलिए उसके बाद रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी जो भी एंटीनेटल माने प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा रही होती हैं, तो उनके पास अपना जरूर ये बता दें कि वो ये वैक्सीन लगा रही हैं, जिससे इन सब का डेटा भी रखा जा सके और आगे चल के लॉन्ग टर्म फॉलो अप भी हो सके। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले लें, उनसे बात कर लें, उनको जो भी दिक्कतें हैं उसके बाद वो वैक्सीन लेने जरूर जा सकती हैं। एक आखिरी सवाल, और उसमें हम ये सारा डेटा रख सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हाल ही में माँ बनी हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो अगर वैक्सीन लगवाना चाहें तो क्या उन्हें कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, इसमें कोई खास सावधानी की नहीं है। वही बात है कि आप वैक्सीन लगा सकती हैं, अगर अभी संक्रमित हुई है तो 3 महीने बाद लगाएं। और वैक्सीन लगाने से दूसरा फायदा ये होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती है माँ के अंदर, वो दूध के माध्यम से बच्चे में भी चली जाती है। अगर प्रेगनेंसी में हम लगाते हैं तो भी वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर भी चली जाती है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं डॉक्टर पूनम यादव आपने, और उम्मीद करते हैं कि वो गर्भवती महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं नई जिंदगी का, उनकी जिंदगी में आने के लिए, वो वैक्सीन लगवाने को लेकर बिल्कुल नहीं सोचेंगी और अपना वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। डॉक्टर पूनम यादव, आप हमसे जुड़ी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति जो है थोड़ी दिलचस्प होती जा रही है, और हमारे साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मुकेश साहनी जी हैं, जो कि वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं। और आपको बता दूं, ये मुकेश साहनी जी वही शख्स हैं जो एक
चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शामिल थे, उसके बाद छोड़ के चले गए थे और उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। और आज के दिन क्या हालात हैं, क्या सोचते हैं वो अपनी सरकार के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि आपकी बिहार में एनडीए की सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि 19 लाख नौकरियों का जो वादा किया था उस पर क्या पहल हो रही है। एनडीए की सरकार बनी है और बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कोरोना महामारी का दूसरा लहर जो हिंदुस्तान में आया उससे भी हम लोग भी परेशान हुए, लेकिन स्थिति अभी सामान्य हो चुका है। चुनौती हमारे सामने बहुत है, लेकिन उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक अपना अनुभव है, 17-18 साल से राज्य में सरकार चला रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बहुत ही मजबूती से चल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे 19 लाख युवा को रोजगार, ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हर संभव हम लोग जो वादा किए हैं बिहार की जनता से, युवा से, गरीब से, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी गाहे बगाहे इस रोजगार के सवाल पर सरकार पर दबाव बनाने से नहीं चूकते हैं। नहीं, सरकार पे दबाव नहीं बनाते, सरकार तो हमारी है, हम किस पे दबाव बनाएंगे। रहा कि जो हम लोगों ने निश्चित तौर पे जो वादा किए हैं उनको हमको भी याद रखना है और जनता भी उस पर ध्यान रखेंगे। और हम जो हमारे जो जितने भी मंत्रिमंडल हैं, जितने भी हमारे विधायकगण हैं, मंत्री हैं, सबको ये चीज़ याद रखने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने बिहार के जनता से वादा किए हैं 19 लाख रोजगार का, तो वो हम लोगों को पूरा करना है। तो मैं तो अपने सरकार में हूँ और मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे मुझे कहीं पे लगेगा कि ये चीज़ पे बात रखना चाहिए तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं बात रखता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि आप और जीतन राम मांझी साहब मिलकर के एक प्रेशर ग्रुप आपने तैयार कर दिया है एनडीए के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं। एनडीए मतलब 4 पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम चारों पार्टी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये प्रेशर तो आप लोग बनवा देते हैं कि मांझी जी और मुकेश सहनी जहाँ मिलते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा चर्चा कर देते हैं। बाकी हम लोग तो बीजेपी के भी बड़े टॉप लीडर से सबसे मिलते रहते हैं, साथ में चाय पानी नाश्ता करते हैं, लेकिन ये खबर आप लोग नहीं चलाते हैं। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सही है कि जो जीतन राम मांझी शराबबंदी के सवाल को उठाते रहे हैं, ये बात भी सच्चाई है कि शराबबंदी के मामले में सबसे ज्यादा दलित या जो अति पिछड़ा है, सहनी होगा, मुसहर होगा, दुसाद होगा, यही सब फंसा हुआ है। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, और माननीय मांझी जी भी बात को रखते हैं। तो इस सब चीज़ पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार सिस्टम जो है उनको इस सब चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीचे तबके में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसको कड़ाई से बंद हो। कहीं कहीं ये सच है कि बिहार में लोग गलत करने वाले लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% लोग अच्छी तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन 10% ऐसे हैं कि जहां गलती हो रहा है, तो ऐसे गलती हो रहा है तो इसका शिकार नीचे के तबके के लोग हो जाते हैं। तो हम लोगों का हमेशा मानना है कि सबसे पहले ऐसे गलत करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये लोग जो सरकार का कानून है उनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और ये सच है कहीं कहीं नीचे तबके के लोग ज़्यादा फंस जा रहे हैं और थाना प्रशासन भी नीचे के लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं, बड़े लोगों के ऊपर ज़्यादा उंगली नहीं उठा पाते हैं कुछ जगह व्यक्ति विशेष प्रभाव से। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो सब पे इस पे ध्यान दें, और छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए कानून एक समान है, इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी जी, एक जो और सबसे बड़ी खबर है वो आपके हवाले से कि आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, आप अकेले लड़ेंगे। ये निर्णय क्यों लिया? आप एक जगह गठबंधन में है, दूसरी जगह आप, और आपने कहा कि 24 जो है मलाह संगठनों के साथ आपकी बातचीत हुई है, उसमें क्या बताएं जरा इसके बारे में। नहीं, देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई है निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना है, एससी का। जब भारत एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे ही भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, हमारी भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है, झारखंड में नहीं मिल रहा है।
तो मैं 2014 से लगातार मैं यही सब आंदोलन करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है कि निषाद समाज के साथ न्याय हो, उनको आरक्षण मिले, और इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन अनशन पे हमेशा बैठने का काम किया और लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ पे आ गए। अभी मुझे पता है कि जो काम हम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम खुद भी कर सकते हैं, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। आज जो मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री हूं, तो मैं 3 साल पहले याद है मुझे कुछ इशू को लेकर मैं आमरण अनशन पे बैठा था। 7 दिन तक मैं भूखे प्यासे रहा, अनशन पे रहा, लेकिन आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। तो आज जो वो मुझे निर्णय जो भी लेना, 2 मिनट में हम निर्णय लेते हैं कि समाज का हित को लेके। तो मेरा भी मानना है कि अभी आरक्षण की लड़ाई हमने बहुत लड़ लिया है। अभी हमारी पार्टी मजबूती से बिहार में हमने डेवलप हुआ है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी मजबूती से वहाँ पे काम करे, और आने वाले 2024 में हम उत्तर प्रदेश और बिहार से, झारखंड से मिलाकर हमारे भी 20-25 सांसद हो, दिल्ली में हो, और निश्चित तौर पे जिस वक्त हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है भारत के संविधान के दायरे में रहकर इस समुदाय को आरक्षण मिलेंगे। तो अब इसके लिए हम अपनी पार्टी को फैलाव कर रहे हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक हम 150 से अधिक सीट हमने चयनित किया है, जहां पे हमारे स्पेशल प्रभाव है, जो 40,000 से लेकर 90,000 तक का वोट है। हम ऐसे सीट को चिन्हित किए हैं जहां इस सीट पे तो लड़ेंगे ही, इसके ऊपर भी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कहां पे कैसे लड़ा जाए। तो अभी फिलहाल तो हम 2016 में भी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में हमने संगठन के माध्यम से काम किया, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, तो हमने 2016 में भी बहुत काम किया। इलाहाबाद में गौराज निषाद जी का 30 फीट का मूर्ति मैंने लगवाया, और तमाम चंपा देवी पार्क में रैली वगैरह सब मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन उस समय हमारे पास पार्टी नहीं रहने के कारण हम बैक हो गए और हम राजनीति में कुछ कर नहीं पाए। तो हमारे जितने भी पार्टी संगठन के जितने भी साथी हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस समय में नाराजगी हुआ था, और इस समय में पार्टी भी हमने 2018 में बना लिया है, और बिहार में एनडीए के साथ हम हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन के सारे पदाधिकारी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को लॉन्च करें और हम चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी, अब दो छोटे छोटे से सवाल है मेरे, वो बिहार पर वापस लौटते हैं। बिहार में ये बात कहा जा रहा है, जो खबरें दिल्ली तक आती है कि भाजपा की नजर जो है आपके विधायकों पे है। एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी ने आपको विधान परिषद में लाई है, लेकिन केवल 1.5 साल का ही वक्त है आपके पास, फिर आगे क्या करेंगे, कैसे होगा? आगे का हम परवाह नहीं करते हैं। आगे तो हमें इतना पता है कि जिस समूह में हम जन्म लिए हैं वहाँ पे हमें संघर्ष करना है। तो मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो आगे संघर्ष करते रहूँगा। मैं कोई सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं हूँ, तो मैं संघर्ष करते रहूँगा। मेरे विधायक पे किनकी नज़र है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हमारे विधायक पे हमारे देश के सब सारे लोगों को नज़र होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर नज़र है तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे विधायक पे नज़र रखते हैं। तो फिलहाल तो मुझे काम करना है। रहा कि 1.5 साल का जो एमएलसी, क्योंकि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 सीट और एक एमएलसी के साथ गठबंधन हुआ था, तो मुझे कोई खैरात में तो कोई चीज़ हमें नहीं मिलनी चाहिए किसी से भी। हमारा जो अधिकार है वो मुझे मिलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो वादा किए हैं माननीय गृह मंत्री जी वो पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इटवट है। उस समय में ऐसा था कि मंत्री बने थे और फिर सीट जो खाली हुआ था उसमें एडजस्टमेंट हुआ, और फिर से 2018 की बात होगा, और मेरा तो बकाया हुआ है, उस पर हमें पूरा करना है। चलिए मुकेश सहनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उत्तर प्रदेश में नई पार्टी जो अपनी लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। देखते हैं कि आप क्या गुल खिलाते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।